Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of business studies. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं that is formation of company. So formation of company जो है वो लास्ट टॉपिक रहेगा forms of business organization का. So let's start. फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस रहता है. वो इसलिए रहता है क्योंकि कंपनी हमने स्टडी किया था कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इसका रजिस्टर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो जो चीज़ लीगल रहती है ना, जिसका परपेचुअल सक्सेशन रहता है, जो ऐसी कंपनी जो ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है जिसको रजिस्टर करवाना जो है वो कंपल्सरी रहता है, प्लस उसका प्रॉपर लॉ है और उस लॉ को हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, तो दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. तो फॉर्मेशन करना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सो ये एक लेंथी और एक कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेस रहता है कंपनी को फॉर्म करने का. सो लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें बहुत ज़्यादा हैं, प्रोसीजर्स इसमें बहुत ज़्यादा हैं, स्टेजेस जो हैं वो प्रमोशन की है, इनकॉर्पोरेशन की है, कैपिटल सब्सक्राइब करने की है और बिजनेस कमेंसमेंट की है. सो एक एक करके हम इन स्टेजेस को स्टडी करते हैं. जैसे सबसे पहले आता है प्रमोशन ऑफ द कंपनी. कंपनी की प्रमोशन का मतलब ये होता है कि एक पर्सन होता है प्रमोटर. ठीक है, तो प्रमोशन ऑफ कंपनी बिल्कुल पहला स्टेज है, बिल्कुल फर्स्ट स्टेज है प्रमोशन ऑफ कंपनी. इसमें हम लोग जस्ट आइडिया अपने माइंड में लेके आते हैं कि हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू करना है. हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है बिजनेस की, उसके प्रॉस्पेक्ट्स को एनालाइज करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हम लोग जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक स्टेप्स लेते हैं, एक तरह का प्लान आउट करते हैं, चार्ट आउट करते हैं. तो जो बिल्कुल बेसिक हम लोग काम करते हैं ना कंपनी की प्रमोशन में, मतलब कंपनी के आइडिया को जो हमने जनरेट किया है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने फाइंड आउट की है कि हम इसको ग्रैब कर सकते हैं, उसको हम लोग प्रमोशन ऑफ कंपनी कहते हैं. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रमोटर. प्रमोटर कौन रहता है? प्रमोटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस के आइडिया को कंसीव करता है. ठीक है, प्रमोटर वो पर्सन है जो आइडिया को जस्ट कंसीव कर रहा है कि मैंने बिजनेस की शुरुआत करनी है. फिर उसके बाद में ना वो प्रैक्टिकेबिलिटी को देखेगा कि क्या मेरा आइडिया प्रैक्टिकल है. अगर एक पर्सन ये सोच रहा है कि मैं जादू करके जो है वो कहीं पे भी कुछ भी बनाता जाऊंगा और कस्टमर उसको परचेज करते जाएंगे, तो ये आइडिया बिल्कुल भी फिजिबल आइडिया नहीं है. तो प्रमोटर वो पर्सन रहता है जिसके माइंड में आइडिया आता है, जो इनिशिएट करता है, फिजिबिलिटी चेक करता है, अपनी कंपनी की शुरुआत करने के लिए, उस आइडिया को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए अलग अलग रिसोर्सेज को असेंबल करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और जो एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होती हैं वो उसके लिए काम करता है. दैट पर्सन इज नॉन एज प्रमोटर. नेक्स्ट इज लीगल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर. प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या रहती है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस चीज को पढ़ना, क्योंकि प्रमोटर जो होता है ना, अभी तक कंपनी रजिस्टर नहीं हुई होती. ठीक है, ये वो काम है जहां पे कंपनी अभी रजिस्टर नहीं हो रही, क्योंकि हम टॉपिक कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की, कंपनी किस तरह से फॉर्म होती है. तो ये एजेंट नहीं होता. क्यों? क्योंकि फॉर्म जो है वो अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, कंपनी रजिस्टर नहीं हुई. पर्सनली अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लाइबल है, क्योंकि कंपनी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं यहाँ पे होते, पर्सन के नाम पे होते हैं. तो अगर वो कोई फ्रॉड कर देता ना कंपनी के फॉर्मेशन से पहले ही, तो वो उसके लिए पर्सनली लाइबल है. ही इज नॉट द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी. वो कंपनी का ट्रस्टी नहीं है, बट फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है. फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब होता है गुड फेथ में काम करना. ठीक है, कि वो जो है वो कंपनी के भले के लिए काम कर रहा है, जो स्टार्टअप वो चलाने जा रहा है वो उसमें बिल्कुल ऑनेस्टी से, बिल्कुल इंटेग्रिटी फॉलो करते हुए वो काम कर रहा है. तो प्रमोटर की लीगल पोजीशन जो है वो उस टाइम पे एक्ट के अंडर नहीं आती क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आई होती. नेक्स्ट इज किसी भी एक्सपेंसेस के लिए वो लीगली एंटाइटल बिल्कुल भी नहीं है. वो इसलिए लीगली एंटाइटल नहीं है क्योंकि उसने जो खर्चा किया वो खुद की कंपनी शुरू करने के लिए, तो इसलिए उसको खर्चों का जरूरी नहीं है कि रीइंबर्समेंट मिले. बट अगर कंपनी फॉर्मेशन के बाद शेयर होल्डर्स चाहें तो वो उसकी रीइंबर्समेंट दे सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपनी में अलॉट द शेयर्स और डिबेंचर्स. ऐसा इसलिए रहता है, आपने ना इसको स्टडी किया होगा, अब +2 में जाके आप स्टडी करोगे. एक रहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस.
कंपनी को शुरू करने के लिए जो खर्चा होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनको हम लोग ना कुछ शेयर्स इशू कर देते हैं कि इनका स्टेक जो है वो कंपनी में रहे, या डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के थ्रू हम इनको जस्टिफाई कर देते हैं कि जो खर्चा आप लोगों ने किया है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस जिनको कहा जाता है, उनको गुडविल के नाम पे हम लोग शेयर्स इशू कर देते हैं या डिबेंचर्स इशू कर देते हैं। सो कंपनी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है, ऐसा पोजीशन जो है वो प्रमोटर को मिल पाएगा। प्रमोटर का काम क्या रहता है? सबसे पहली बात, बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि प्रमोटर पर्सन ही वही है जिसने जो है वो अपना शुरुआत करना है। किस चीज का शुरुआत करना है कि किस तरह से उसने कंपनी स्टार्टअप करनी है। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल पेटीएम है ना। पेटीएम का बहुत ज्यादा बिजनेस जो है वो तब चला जब डीमोनेटाइजेशन हुआ। डीमोनेटाइजेशन में इन्होंने बहुत पैसे कमाए, तो फटाफट उसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब करा, राइट। सो बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करा। फिजिबिलिटी स्टडीज का मतलब ये रहता है टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब आपका जो आइडिया है, आइडिया की प्रैक्टिकेबिलिटी को प्रूव करना, ठीक है, या एक्सरसाइज करना, इवैल्यूएट करना कि क्या ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हो पाएगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि क्या हमारे पास सफिशिएंट टेक्निकल स्किल्स इसके लिए मिल पाएंगी या जनरेट हम कर पाएंगे, हमारा आइडिया जो है वो टेक्निकली साउंड रहेगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का मतलब ये रहता है कि इसके लिए क्या हमारे पास पैसे हैं, दैट इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब ये रहता है कि क्या हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इज नेम अप्रूवल। फिर प्रमोटर का काम होता है कंपनी का नाम डिसाइड करो, नाम डिसाइड करके उसके नाम का सैंक्शन लो। नेक्स्ट रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। MOA की फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के लिए आपको पता है, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए। तो इतने मेंबर्स को साइन भी तो करवाना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, ताकि पता लगे कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है, ये वाला पर्सन जो है वो इसका पार्ट रहेगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किए जाते हैं, CA जिनको कहा जाता है, CS हायर किए जाते हैं, ऑफिशियल्स पीपल आप हायर करते हो, और नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप प्रिपेयर करते हो। फिर बाद में बात आ जाती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की। अब हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, यानी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो चाहिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब मैं आपको बताती हूँ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या रहता है। सबसे पहली बात, इसको कंपनी का चार्टर कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसमें एक चीज रहती है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज का मतलब ये रहता है कि कंपनी का क्या नाम रहेगा। दूसरा रहता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, जिसका मतलब ये रहता है कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तीसरा रहता है लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में किस किस मेंबर की कितने कितने लाइबिलिटी रहेगी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस होगा वो कहाँ पे होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन इज रजिस्टर्ड कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का मतलब ये है कि हमारी कंपनी का जो कैपिटल का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बनाया जाएगा। देन आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो टोटली आपके एक्सटर्नल अफेयर्स को देखता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अगर आप बनाते हो तो ये इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करता है। अदरवाइज आप टेबल F ऑप्ट कर लो, कंपनीज एक्ट के अंडर टेबल F है, आप उसको ऑप्ट कर लो। रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स की रिटन कंसेंट चाहिए होती है। रजिस्ट्रार से अप्रूवल लेटर चाहिए होता है। स्टेचुटरी डिक्लेरेशन चाहिए होता है कि सारे मेंबर्स जिन्होंने साइन किया है उन्होंने सही नॉलेज प्रोवाइड की है, सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। एंड नोटिस ऑफ एड्रेस टू द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस को हम कहते हैं हेड ऑफिस। सो हेड ऑफिस का जो भी एड्रेस रहेगा उसका नोटिस जो है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, उसका नोटिस देना पड़ेगा, उसका एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वो आपको कहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करवाने हैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है उसके साथ। एडिक्वेट फी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कही गई है वो फी पे करोगे और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट रहेगा आपका स्टेज कैपिटल सब्सक्रिप्शन का। इसमें आएगा सेबी का अप्रूवल। अब बेटा आपको पता होना चाहिए सेबी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज का हेड। कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है ना, जो पब्लिक कंपनी रहेगी जिसके एंड में
लिमिटेड वर्ड यूज होता है, उसके लिए सेबी का अप्रूवल लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो कैपिटल रेज करनी होती है ना, अब ये जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन का काम है ना, जो हमने इससे पहले किया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये प्राइवेट कंपनी को मिल जाएगा। प्राइवेट कंपनी का काम इधर ही खत्म है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस शुरुआत करो। इसके बाद का काम जो है ना वो पब्लिक कंपनी का है। पब्लिक कंपनी का इसलिए है क्योंकि पब्लिक कंपनी ने शेयर कैपिटल रेज करनी है। शेयर कैपिटल सेबी के अप्रूवल से रेज होगी, उसके लिए उनको बनाना पड़ेगा प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस क्या रहता है, जिस तरह से आप कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, स्कूल्स में एडमिशन लेते हो, तो आपको एक बुकलेट मिलती है जिसमें मेंशन किया जाता है कि स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, किस तरह से काम चलता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, अलग अलग कोर्सेज। इसी तरह से कंपनी का प्रॉस्पेक्टस होता है जिसमें आपको ये पता लगता है कि इस प्रॉस्पेक्टस में कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से ये काम कर रही है, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, शेयर्स किस तरह से इशू किए जाएंगे, किस किस तरह की कैटेगरी के शेयर्स होंगे, डिविडेंड कैसे अनाउंस होगा, डिबेंचर्स कौन से ये इशू कर रहे हैं। सो प्रॉस्पेक्टस पूरी डिटेल प्रोवाइड करता है। पब्लिक को इंफॉर्मेशन जो मिलती है ना कंपनी के बारे में, वो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू मिल पाती है। फिर बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स अपॉइंट होते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये याद कर लो, 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रहती है, अदरवाइज पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स जो है वो इशू ही नहीं कर सकती। कंपनी अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकती अगर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगी। 90% का शेयर मतलब क्या है, अब अगर आपने 10,000 शेयर्स इशू किए तो 9,000 शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब होने चाहिए। अगर नहीं होंगे, खत्म, वहीं पे स्टोरी खत्म। ठीक है, आप शेयर्स इशू ही नहीं कर सकते, आपको दोबारा अप्लाई करवाना पड़ेगा लोगों से। फिर स्टॉक एक्सचेंज को एप्लीकेशन जाते हैं अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाए, और शेयर्स जो है वो अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बेटा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए रहता है। नेक्स्ट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। इसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ओनली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक कंपनी, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के द्वारा रिक्वायर्ड रहता है, और किसी के द्वारा ये रिक्वायर्ड नहीं रहता। ये चीज याद रखना, और किसी के द्वारा भी ये रिक्वायर्ड नहीं रहता। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर पब्लिक कंपनीज जिनके पास शेयर कैपिटल है उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, सो कंपनीज को, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को जिनके नाम के एंड में लिमिटेड लगता है, उनके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि इसके बाद में ना इनके पास जो राइट आता है ना वो होता है बोरोइंग पावर्स का। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो सकती है। वैसे तो लिस्टेड एक पर्टिकुलर टर्नओवर के बाद रहती है। इसका मतलब ये रहता है कि पब्लिक कंपनी शेयर जो है वो सब्सक्राइब करवा सकती है, डिबेंचर्स जो हैं वो ले सकती है, बैंक से बोरो कर सकती है कंपनी के नाम पे। बोरोइंग पावर्स जो हैं, अगर आपको एक वर्ड में पूछा जाएगा ना कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का क्या मतलब है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का क्या मतलब है, तो याद रखना कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का मतलब ये रहता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट जो है वो सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए रिक्वायर्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि पब्लिक से वो बोरो कर सकती है। तो ये आपका सारा का सारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रहे तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स पे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।